नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 12th के बारे में, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। यानी कि कॉमर्स के सिलेबस में जो आज का क्लास होगा वो अकाउंटेंसी संबंधित होगा। यानी कि आज का जो बात होगा वो होगा क्लास 12th होगा। क्या? क्लास 12th कॉमर्स ग्रुप, ध्यान रखिएगा, कॉमर्स ग्रुप। आज का जो क्लास है वो है क्लास 12th का कॉमर्स ग्रुप। वो भी किस बारे में बात हो रही है? क्लास 12th यूपी बोर्ड, यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसमें हम सारी चीजें पढ़ाए जाएंगे। वो भी हम किस सब्जेक्ट के बारे में? देखिए, कॉमर्स ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स होते हैं 3 होते हैं। जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटेंसी, ध्यान रखिएगा, पहला सब्जेक्ट जो है वो है अकाउंटेंसी, दूसरा बीएसटी और तीसरा इकोनॉमिक्स। तो हम बात करेंगे आज इकोनॉमिक्स, ठीक। तो 3 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन हम बात करेंगे किसमें? केवल अकाउंटेंसी के बारे में बात होगी इस पूरी वीडियो में। यानी कि पूरा जो कंडीशन बता रहे हैं, देखिए ये जो वीडियो आज का बनेगा वो क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, यानी कि क्लास 12th का जो यूपी बोर्ड के क्लास 12th का जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा 2026 में, उसमें अकाउंटेंसी के बारे, देखिएगा अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात होगी। यानी कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है इसके पहले बात होगी, फिर हर चैप्टर में, इन जितने चैप्टर होंगे अकाउंटेंसी के सभी चैप्टरों के बारे में डिटेल वीडियो होगा। न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व कराया जाएंगे, कुछ थ्योरी भी सॉल्व कराई जाएगी। चलिए देखते हैं, हम बात करेंगे आज की वीडियो में अकाउंटेंसी के सिलेबस की। तो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, देखिएगा पहली कंडीशन बता रहा हूं, अकाउंटेंसी, देखिएगा अकाउंटेंसी की कंडीशन में, यानी कि अकाउंटेंसी में जिसको हम बोलते हैं लेखा शास्त्र, ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं किसमें? लेखा शास्त्र। एक चीज और जान लीजिएगा कि ये जो आप हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा मिक्सअप चलेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी कुछ ऐसी है, क्योंकि बार बार जवाब में अकाउंटेंसी ही आएगी, लेखा शास्त्र कम आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करें कि जो अकाउंटेंसी है सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो 3 कंडीशन में डिवाइड है। अकाउंटेंसी का कंडीशन क्या? 3 कंडीशन में डिवाइड है अकाउंटेंसी के सिलेबस को। चलिए हम बात करते हैं, पहली कंडीशन जो है वो है साझेदारी। पहली जो क्राइटेरिया डिवाइड की गई है वो है साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। जो पहली क्राइटेरिया डिवाइड की गई है पार्टनरशिप। दूसरी क्राइटेरिया जो डिवाइड की गई है कंपनी, यानी कि कंपनी के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये है कंपनीज, ठीक। तीसरी जो क्राइटेरिया है वो है आपकी, यानी 3 प्रकार से लेखा शास्त्र के, क्लास 12th के लेखा शास्त्र को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका साझेदारी, यानी दूसरा है कंपनी, और तीसरा है वित्तीय विवरण एनालिसिस, यानी कि वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण, इनके बारे में है। चलिए फिर से देख लेते हैं, वित्तीय विवरण विश्लेषण। चलिए ये विश्लेषण, चलिए ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये 3 कंडीशन में डिवाइड है अकाउंटेंसी क्लास 12th की यूपी बोर्ड की। यानी कि देखा जाए तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है पूरा क्या कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन सिलेबस मिलता है, एग्जाम पैटर्न नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम की क्राइटेरिया दोनों की अलग अलग है। सीबीएसई बोर्ड में ओनली न्यूमेरिकल आता है और यूपी बोर्ड में थियरी और न्यूमेरिकल मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ केवल हम यूपी बोर्ड के बारे में बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात नहीं होगी। तो ये जो साझेदारी आप लोग देखे होंगे, साझेदारी में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने होंगे उसके बारे में बात करेंगे, फिर कंपनी, फिर वित्तीय विवरण विश्लेषण में। चलिए साझेदारी में देखिए, पहला हम बात करें तो परिचय पढ़ना होगा। मतलब साझेदारी का अर्थ अभी मैं बताऊंगा, सबके बारे में डिटेल बताऊंगा कि परिचय में क्या होगा, यानी साझेदारी के बारे में जानने होगा। दूसरा हम पुनर्गठन पढ़ेंगे, पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन बोल लेते हैं, और हम पढ़ेंगे नए साझेदार का प्रवेश। देखिए सारे चैप्टरों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। नए साझेदार का प्रवेश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर इसमें होगा अवकाश ग्रहण,
अवकाश ग्रहण या मृत्यु, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे साझेदारी का विघटन, साझेदारी का विघटन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो हमको टोटल कितने चैप्टर पढ़े होंगे पार्टनरशिप से यानी साझेदारी से कुल कितने चैप्टर हैं, तो 1 2 3 4 5, हम 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया क्या है, बदल बदल जाती है, मतलब किताब में देखेंगे तो 1 2 चैप्टर ज्यादा ही मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के संबंध में। तो कंपनी में कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी में सबसे पहला बात करें तो परिचय, इसमें भी हमको परिचय पढ़ना होता है, ध्यान रखिएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, परिचय पढ़ना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन आपको पड़ेगी शेयर, यानी कि हम बात करें अंश की, क्या पढ़ना होगा, अंश पत्र पढ़ना होगा। फिर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऋण पत्र पढ़ना होगा। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण पढ़ना होगा। तो ये 3 कंडीशन आपकी किसमें है, आपकी 4 चैप्टर है। कंपनी का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, अंश पत्र पढ़ना होगा, ऋण पत्र पढ़ना होगा और वित्तीय विवरण पढ़ना होगा। ये किसमें है, कंपनी में। अब हम बात करेंगे वित्तीय विवरण विश्लेषण में, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या पढ़ना होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में देखिएगा, पहली कंडीशन आपकी पढ़नी होगी रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण ये पढ़ना होगा। और दूसरी कंडीशन आपकी पड़ेगी लेखांकन अनुपात, लेखांकन अनुपात या अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, इनको पढ़ना होगा हमको। चलिए तो ये है, देखिएगा इन्हीं चैप्टरों को हमको पढ़ना है। अगर देखा जाए कुल कितने चैप्टर होंगे तो 5 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, यानी कि 5 4 9 2 11। टोटल अकाउंटेंसी के चैप्टर में 11, टोटल अकाउंटेंसी में हमको 11 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा पहले 2-3 चैप्टर में ज़्यादा समय लगने वाले हैं, क्योंकि ये जो 4 चैप्टर मिलेंगे, ये 3 चैप्टर, सॉरी 4 चैप्टर नहीं 3 चैप्टर, 3 चैप्टर जो आपको मिलेंगे पार्टनरशिप से, इसमें समय लगेगा। और एक आपका एक शेयर में समय लगेगा, एक वित्तीय विवरण। सबसे कम समय अगर कहीं लगेगा तो वो फाइनेंशियल में, वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर है। चलिए तो अब हम ये आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं सभी चैप्टरों के अंतर्गत पढ़ने वाले बातों के बारे में, यानी कि क्या क्या चीज अलग अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा साझेदारी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि साझेदारी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर होगा परिचय, तो परिचय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। परिचय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं साझेदारी। साझेदारी के चैप्टर के बारे में बात करें तो साझेदारी में हमको पढ़ेंगे क्या, तो साझेदारी में हम पढ़ेंगे साझेदारी एक परिचय। चलिए बात करते हैं साझेदारी की। जो चैप्टर होगा, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि चैप्टर 1 साझेदारी परिचय। देखिएगा परिचय में क्या क्या पढ़ना होता है उसके पहले बात कर लेते हैं कि परिचय में क्या पढ़ना होगा। तो पहले हम बात करें परिचय में पढ़ना होगा अर्थ। अर्थ का मतलब है मीनिंग, यानी कि साझेदारी किसे कहते हैं पहले ये जानना होगा। साझेदारी किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। दूसरी बात हम पढ़ेंगे परिभाषा के। परिभाषा का मतलब है डेफिनेशन, मतलब हमको किन किन परिभाषा मतलब कि कौन कौन से जो लेखाशास्त्री हैं उन्होंने क्या क्या बातें साझेदारी के बारे में बताई हैं, उनके वर्ड क्या है, उनके शब्दों में क्या है, क्या साझेदारी किसे कहते हैं, इनके बारे में कुछ हम इसमें अधिनियम के बारे में यानी कि एक्ट के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद विशेषता, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें हम पढ़ते हुए चलेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, इनके बारे में जानेंगे कि साझेदारी संलेख क्या है। उसके बाद जानेंगे संलेख की मुख्य बातें। संलेख की मुख्य बातें, देखिए बारी बारी बात पढ़ेंगे हम लोग संलेख की मुख्य बातें। उसके बाद हम पढ़ेंगे संलेख के न होने पर लागू होने वाले नियम, यानी कि संलेख के न होने पर लागू होने वाले नियम।
फिर उसके बारे में बात करेंगे, ये तो आप लोग देख लिए परिचय। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो होगा साझेदारी, साझेदारों के खाते, साझेदारों के खाते, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साझेदारों के खाते क्या कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर सॉरी इसके साझेदारों के खातों के बाद साझेदारी के खाते देख लेते हैं। साझेदारी के खाते इसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना। इसमें भी दो टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विधि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विधि के बारे में जानेंगे। दूसरी टॉपिक होगी मासिक या तो मतलब सीधे सीधे जान लीजिए कि हमको आहरण और ब्याज की गणना की विधियां पढ़नी होंगी कि कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है जिसका है सीमित दायित्व वाली साझेदारी, यानी कि सीमित साझेदारी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इतने टॉपिक हमको पहले चैप्टर से पढ़ने होंगे। सीमित साझेदारी, आप सोचिए कि पहला जो चैप्टर है उसे कितने टॉपिक है, तो अर्थ, परिभाषा, विशेषता, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें, संलेख के न होने पर लागू होने नियम, साझेदारों के खाते, साझेदारी के खाते, आहरण ब्याज की गणना की विधि और सीमित साझेदारी। तो ये इतने टॉपिक हमको पढ़ने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन की क्लास में। चलिए तो हम बात करते हैं अर्थ की। यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं क्लासेस अर्थ में, क्योंकि सारे टॉपिक को हम बारी बारी लेके चलेंगे। देखिएगा हो सकता है कि हमको यहाँ तक खत्म कर दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वहाँ तक चलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अर्थ की। मिटा दे इसको, तो आप लोग को समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है टॉपिक में। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए ये भी मिटा देते हैं। अकाउंटेंसी ये भी मिटा दें, आपको समझ में आएगा। 3 सब्जेक्ट हैं, इसकी जरूरत है नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र के बारे में, ठीक। चलिए तो अब हम बात करें, देखिए हमने क्या क्या साझेदारी का परिचय में एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम डिस्कशन करेंगे बारी बारी से अर्थ, परिभाषा, विशेषता के बारे में। चलिए पहले हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ मतलब आशय, मतलब साझेदारी किसे कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर कोई पूछे साझेदारी क्या है तो लिखेंगे साझेदारी दो या दो से अधिक का मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक की कंडीशन बनेगी कम से कम 2। ध्यान रखिएगा, कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे। अधिक से अधिक 50। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है। ध्यान रखिएगा, ऐच्छिक क्या है, संघ है, जिसमें सभी लोग अपने निजी धन, श्रम, पूंजी, देखिएगा सारी बारी बारी हम बता रहे हैं। निजी धन, श्रम, पूंजी, प्रबंध कुशलता लिख लीजिएगा। कुशलता का मतलब लिख लीजिएगा प्रबंध कुशलता आदि को लगाने के लिए, आदि को लगाने के लिए तैयार है और व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि को
लाभ हानि को आपस में विभाजित करने के लिए सहमत हैं। चलिए देखिए, यही है, इसी को हम बोलते हैं साझेदारी। थोड़ा सा लेंदी, बहुत बड़ा हो गया ना कंडीशन। देखिएगा, अगर मैं समझा सकूं तो डायरेक्ट में बोल सकता हूं, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसमें कम से कम दो, अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होते हैं जो अपने निजी धन, श्रम, पूंजी, कुशलता, प्रबंध कुशलता को लगाने के लिए तैयार होते हैं तथा उस व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदारी। ध्यान रखिएगा, एक चीज और आप इसको समझ लीजिए, आप अपनी शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आशा लिखते समय कभी ध्यान नहीं देना है कि किताब में क्या लिखा हुआ है या फिर मैं क्या बता रहा हूं। आप बस इतना जान लीजिए कि कहते किसे हैं, आप अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें, ये तो था, मैंने अर्थ बता दिया। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसमें सभी लोग अपने निजी धन, श्रम, पूंजी, प्रबंध कुशलता आदि को लगाने के लिए तैयार होते हैं तथा लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि के बारे में बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा की। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे परिभाषा, ना लिखिएगा, डेफिनेशन। अब हम जो परिभाषा के बारे में बात करेंगे, यहां हम जिस भी लेखा शास्त्री का नाम लिखेंगे या जिस अधिनियम के बारे में हम बताएंगे, ध्यान रखिएगा उस अधिनियम में लिखित जैसा होगा वैसे ही आपको जवाब देनी होगी, आपको वैसे ही याद रखना होगा। तो हम बात करेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, 32 की धारा 4 के अनुसार, देखिएगा हमने यहां पे लिखा क्या परिभाषा। अगर देखो, दो बातें यहां पे क्वेश्चन में क्लियर होंगी। अगर कोई पूछे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपका जवाब यहीं पे आ गया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब इंप्लिसिट हुआ था, तो यानी कब प्रभाव में आया था, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में आई थी। यानी कि पूछा जाए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सन 1932 में लागू हुआ था। एक क्वेश्चन आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भारतीय साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम में किस धारा में दी गई है, तो धारा 4 में दी गई है। क्लियर। अगर दूसरी, अब हम देखिए एक क्वेश्चन यहां भी क्लियर होगा आपका कि साझेदारी अधिनियम में, यानी साझेदारी व्यवसाय में कम से कम कितने साझेदार होते हैं, तो आपका जवाब होगा 2। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम अधिक कितने व्यक्ति होते हैं या कितने साझेदार होते हैं, तो आपका जवाब होगा 50। क्लियर है। यहाँ 2-3 क्वेश्चंस आपको इसे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी, देखिएगा आप, मैं यहाँ पे डिटेल में लिखते रहा हूं, देखिएगा साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी वैध व्यवसाय के लाभ को, देखिएगा थोड़ा सा, वैध व्यवसाय के लाभ को आपस में, ध्यान दीजिएगा कि आपस में बांटने के लिए सहमत हैं जो सबकी ओर से या सॉरी, यहां पे एक लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिएगा, जो सभी के द्वारा या सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है।
संचालित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ बात की किसके बारे में, देखिए यहाँ पे बातें किसके बारे में हो रही हैं, तो अभी आपने पढ़ा क्या, अर्थ। अब हम बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा देखिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार क्या कहा गया है, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी वैध व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो सभी के, जो अब देखिए बात यहाँ पे किसके बारे में, जो सभी के द्वारा, जो का मतलब उस व्यवसाय के बारे में, साझेदारी व्यवसाय के बारे में, जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा क्या करता है, संचालित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तो है साझेदारी का अर्थ और साझेदारी की परिभाषा के बारे में। क्लियर है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे हम चलते हैं, फिर से एक बार हम रिपीटेशन में चलते हैं। साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, कम से कम दो, अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों का एक इच्छित संघ है जो सभी के द्वारा, यानी सभी लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, उसमें निजी धन, श्रम, पूंजी, प्रबंध कुशलता को लगाने के लिए तैयार होते हैं और जो व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि को आपस में काटने बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, साझेदारी। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी वैध व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के सहमत होते हैं, जो सबके द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। यहां पर क्लियर हो रहा है सबको। चलिए ये तो था अर्थ, ठीक। अब हम बात करेंगे, अर्थ भी हो गया, परिभाषा भी हो गया, अब हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में। यहां पे कोई परेशानी उसे होगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि दिक्कत होगा समझने में। चलिए अब हम बात करेंगे विशेषता के बारे में। विशेषता, विशेषता के बारे में, यानी साझेदारी व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। देखिए अगली, अब यहाँ पे विशेषताओं लिख लीजिएगा, विशेषताएं या सॉरी विशेषता, सही है, सही है। तो विशेषता की कंडीशन में पहले आपका देखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो आपने लिखा क्या, आपने अर्थ में ही लिख लिया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, जिसका मतलब क्या है कि कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम दो, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने होते हैं, अधिक से अधिक 50। ये देखिए एक चीज और जान लीजिएगा, साझेदारी अधिनियम में कहीं नहीं बताया गया है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या इतनी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि साझेदारी अधिनियम में नहीं बताया गया तो कहां बताया गया, तो ये कंपनी अधिनियम बताया गया है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 और न्यूनतम संख्या 2 होगी। यानी न्यूनतम कितने होते हैं, कम से कम कितने होते हैं, 2। अगर कोई देखिए, कम से कम का मतलब न्यूनतम, यानी मिनिमम पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म इक्वल टू 2 और मैक्सिमम पार्टनरशिप फॉर्म इक्वल टू 50। यानी कम से कम 2 साझेदार होते हैं, अधिक से अधिक 50 साझेदार होते हैं साझेदारी व्यवसाय में। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरा वैध कारोबार का होना, वैध कारोबार का होना। तो ये है आपका दूसरा कंडीशन, वैध कारोबार का होना। आप लोग वैध कारोबार आप लोग लिखेंगे परिभाषा में, देखिए लिखे भी होंगे, वैध व्यवसाय। वैध व्यवसाय का मतलब होता है कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यवसाय आप कर सकते हैं। अब कानूनी रूप से जिस व्यवसाय में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं, उस व्यवसाय को आप नहीं कर सकते हैं। कर भी लेंगे तो आप क्या होगा, वो इल्लीगल माना जाएगा, जो कि हमारे साझेदारी अधिनियम में वो वर्णित नहीं है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन में, लाभ हानि को आपस में बांटना। लाभ हानि को आपस में बांटना। तो आप लोग देखेंगे लाभ हानि को क्या करते हैं सब, जैसा कि इनके बीच में जैसी बात होगी, समझौता हुआ रहेगा, उसी को समझौते के आधार पर क्या करेंगे, लाभ हानि को आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। अभी लिखा आपने अर्थ में, लाभ हानि को बांटने के सहमत होते हैं, तो इसे साझेदारी कहते हैं, लाभ हानि को आपस में बांटना। चौथा कंडीशन है समझौते, देखिए पहले होना चाहिए था लेकिन बाद में लिख दिया, समझौता लिख लीजिएगा, समझौता, ठहराव या अनुबंध का होना।
अनुबंध का होना। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, समझौता, ठहराव या अनुबंध का होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको पता है कि कम से कम कितने साझेदार होते हैं साझेदारी व्यवसाय में? 2। अधिक से अधिक कितने होते हैं? 50। जाहिर सी बात है कभी भी तो ऐसा हो सकता है कि आपस में मतभेद हो जाए, तो इस कंडीशन से उस मतभेद को ना हो पाए इसलिए क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। दोनों लोग मिलकर बात कर लेंगे, 4 लोग होंगे, 4 लोग मिलकर बात कर लेंगे, ठहराव एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अनुबंध एग्रीमेंट कर लेंगे। इसका मतलब देखा जाए तो सारी बातें पहले से निश्चित हो जाएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए समझौता, ठहराव या अनुबंध का होना, यानी कि उनके बीच में समझौता भी होगा कि आपसी समझौते के आधार पर लाभ हानि किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी किस रूप में लाएंगे, सारी बातें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, देखिएगा, पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना, दूसरा है वैध कारोबार होना, तीसरा लाभ हानि को आपस में बांटना, चौथा समझौते, अनुबंध या ठहराव का होना, पांचवा असीमित दायित्व का होना, असीमित दायित्व का होना। देखिए, अगर आप पहले से ही जो लोग जानते होंगे, देखिए बहुत डिटेल में जो कॉमर्स पढ़े होंगे उनको पता होगा असीमित दायित्व का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में अनलिमिटेड लायबिलिटीज बोलते हैं। असीमित दायित्व का मतलब होता है कि भविष्य में, देखिए असीमित दायित्व किन किन व्यवसाय में पाया जाता है, तो असीमित दायित्व एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, यहां तक कि देखिएगा कंपनी में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, असीमित दायित्व कंपनी। असीमित दायित्व का मतलब यह होता है कि इसका मतलब कि अगर आपके दायित्व अगर संपत्ति से ज्यादा हो जाते हैं, यानी संपत्ति आपके दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो क्या करना होगा, आपकी संपत्ति, व्यवसाय की संपत्ति दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो व्यक्तिगत संपत्ति से उस दायित्व का निपटारा किया जाएगा। उसे हम बोलते हैं असीमित दायित्व का होना। यह है आपके साझेदारी की विशेषताएं। फिर से सुन लीजिएगा, पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना, दूसरा है वैध कारोबार होना, तीसरा है लाभ हानि को आपस में बांटना, समझौते ठहराव का अनुबंध का होना, तीसरा असीमित दायित्व होना। अब हम बात करेंगे छठे नंबर की, जिसमें चलिए बस करिए, 5 बहुत है, तो आप 5 को याद रखिएगा कि पहला 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, वैध कारोबार का होना, लाभ हानि को आपस में बांटना, चलिए लाभ हानि को आपस में बांटना, समझौता, ठहराव या अनुबंध का होना, समझौता, ठहराव या अनुबंध का होना, पांचवा है असीमित दायित्व का होना। ये तो था साझेदारी की विशेषताओं के बारे में। अब हम जानते हैं साझेदारी की विशेषताओं के बारे में, अब हम जानेंगे साझेदारी संलेख। देखिए 3 टॉपिक यहां पे हो गया, अर्थ, परिभाषा, विशेषता। चलिए अब हम बात करते हैं साझेदारी संलेख के बारे में। चलिए साझेदारी संलेख। एक चीज जान लीजिएगा, साझेदारी संलेख कहते किसे हैं, ये होता क्या है, इनका काम क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, साझेदारी संलेख का सीधा सीधा अर्थ है कि साझेदारों के मध्य, जैसे आप लोग लिखे ना विशेषताओं में ठहराव, समझौता, अनुबंध, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साझेदारी संलेख में कि साझेदारों के मध्य हुए समझौते, ठहराव या और लिख लीजिएगा, और अनुबंध को जिस प्रपत्र पर लिखा जाता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना नोट में, थोड़ी बातें आप नोट में ध्यान रखिएगा। साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक
दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। दूसरा पॉइंट, ये पहला था नोट में, दूसरा साझेदारी संलेख का व्यवसाय में होना ऐच्छिक है, ऐच्छिक है। चलिए ये दो बातें ध्यान रखिएगा साझेदारी संलेख से संबंधित। यानी कि अगर कोई पूछे कि साझेदारी संलेख क्या होता है, तो साझेदारों के मध्य हुए समझौते, ठहराव या अनुबंध को, जैसा कि विशेषता पे आपने देखा भी था कि उनके बीच में क्या था, समझौता, ठहराव या अनुबंध था। साझेदारों के मध्य समझौते, ठहराव, अनुबंध को जिस प्रपत्र पर लिख लिया जाता है उसे हम कहते हैं साझेदारी संलेख। एक चीज और ध्यान देखिएगा, नोट में क्या बोला गया है, साझेदारी संलेख लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। ध्यान रखिएगा, लिखित भी होगा और मौखिक का संबंध एक मीडिएटर होता है। ध्यान रखिएगा, मौखिक तभी होता है जब एक मीडिएटर होता है, मध्यस्थ वाक्य के रूप में देखा जाता है उसे। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख का व्यवसाय में ऐच्छिक है, मतलब साझेदारी संलेख को रखना अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके रखने से कुछ फायदे होते हैं और न रखने से कुछ नुकसान भी होते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए हमने लिखा क्या, साझेदारी संलेख का व्यवसाय में होना ऐच्छिक है। इस प्रकार लिख लीजिए, व्यवसाय में होना ऐच्छिक है। ठीक, ध्यान रखिए। तो ये व्यवसाय में होना एक ऐच्छिक है, न कि अनिवार्य है, न कि आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा कि साझेदारी संलेख क्या कंडीशन है, साझेदारी संलेख का होना एक ऐच्छिक है, मतलब वो इच्छा के, साझेदारों की इच्छा के ऊपर है। अगर रख सकते हैं रखें, नहीं रखना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन रखने से कुछ नुकसान, न रखने से कुछ नुकसान होते हैं, रखने से कुछ फायदे होते हैं, तो इसलिए रख लेते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे ऐच्छिक के बारे में बात हो रही है। चलिए, ये तो था साझेदारी संलेख के बारे में, तो आप लोग देख लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साझेदारी संलेख और उसकी मुख्य बातें भी। तो साझेदारी संलेख में वर्णित मुख्य बातों के बारे में बात करेंगे। चलिए मिटा दें इसको। चलिए अब हम बात करते हैं साझेदारी संलेख में वर्णित मुख्य बातें। चलिए, साझेदारी संलेख में वर्णित मुख्य बातें। मुख्य बातें का मतलब है साझेदारी संलेख में वर्णित मुख्य बातें। मुख्य बातों का संबंध यह है कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो लिखी होती हैं, जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी होती हैं। यानी कि पहले बात करें तो फर्म का नाम और पता। ठीक, पहली कंडीशन आपकी होगी, यानी साझेदारी फर्म का नाम आप जब रखेंगे तो फर्म का नाम क्या होगा और उसका पता कहाँ होगा, यानी कहाँ वह स्थापित होगा, इसके बारे में लिखा होगा साझेदारी संलेख में। एक चीज और, नाम रखते समय कभी से किसी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना चाहिए जो क्या हो, किसी दूसरे व्यवसाय से संबंधित हो। ध्यान रखिएगा, वैसा नाम आप नहीं रख सकते हैं। तो पहला आपकी कंडीशन होगी फर्म का नाम और पता। दूसरी कंडीशन, साझेदारों के नाम और पते। साझेदारों के नाम और पते, इनका भी लिखा जाएगा कि साझेदार साझेदार हैं तो साझेदार हैं, साझेदारों के नाम और पते, साझेदारों का नाम क्या क्या है और उनका पता कहाँ कहाँ रहते हैं, इनके बारे में होगा। तीसरी कंडीशन, लाभ हानि का बंटवारा। ये तो आप लोग देखें, हाँ ठीक है। पूंजी का अनुपात, मतलब चौथी कंडीशन देखिएगा ध्यान से। अब हम लगभग 10 ठो बताएंगे, यहां पे देखिएगा। पहली कंडीशन आपने फर्म का नाम पता साझेदारों, दूसरी कंडीशन में साझेदारों का नाम पता, तीसरा पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात का मतलब ये है कि जितने भी साझेदार साझेदारी व्यवसाय में होंगे अधिकतम 50 होते हैं, कम से कम 2 होते हैं। तो जितने भी साझेदारी व्यवसाय में साझेदार होंगे वो पूंजी कितने रुपए, मतलब किस कंडीशन या किन शर्तों पर लेकर आएंगे, यानी कि उनके पूंजी का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में भी पहले से लिखा रहेगा। दूसरी कंडीशन है लाभ हानि अनुपात। चौथी कंडीशन देखिएगा, लाभ हानि अनुपात। देखिएगा, लाभ हानि अनुपात मतलब उनका लाभ हानि अनुपात कैसा होगा, इसके बारे में लिखा होगा। तीसरी कंडीशन
5वीं देखिए, पहला है फर्म का नाम पता, साझेदारों का नाम पता, पूंजी का अनुपात, लाभांश अनुपात, यहां तक कि ये सारी बातें आप लोग देखते रहेंगे। देखिए 10 बातें ऐसी होंगी जिसको आपको याद रखनी होंगी, साझेदारी संलेख बड़ी मुख्य बातों से संबंधित। तो आपने लिखा फर्म का नाम पता, साझेदारों के नाम और पते, पूंजी का अनुपात, लाभ हानि अनुपात। इसके बाद अब हम बात करेंगे लाभ हानि अनुपात के बाद चलिए देखिए, ये फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि फर्म का नाम और पता, साझेदारों के नाम और पते, पूंजी का अनुपात, लाभ हानि अनुपात, व्यवसाय का स्वरूप। देखिएगा, व्यवसाय का स्वरूप एवं क्षेत्र। इसका क्या मतलब है? तो पहला आप लोग इसका तो आप लोग देखे होंगे, चारों जान गए। 5वीं कंडीशन क्या है? व्यवसाय का स्वरूप एवं क्षेत्र। स्वरूप का मतलब है कि व्यवसाय का मैन्युफैक्चरिंग होगी कि परचेजिंग सेलिंग होगी, मतलब या तो बनाने वाली होगी या तो खरीदने बेचने वाली होगी, उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा, इन सब के बारे में लिखा रहेगा। 6ठा कंडीशन, साझेदारों को दिया गया वेतन कमीशन बोनस। साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, इस प्रकार लिख लीजिए, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज। 7वां पॉइंट, साझेदारों का आहरण। एक चीज और ध्यान रखिएगा, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, इसका मतलब क्या है? साझेदारों पर पूंजी का ब्याज मतलब साझेदार द्वारा लगाई गई व्यवसाय में जो पूंजी होगी, अगर उस पर ब्याज दिया जाएगा तो कितने प्रतिशत से दिया जाएगा, इस बारे में लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पूंजी पर ब्याज दिया जाना होगा तो पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी, इसमें यहां पर लिखा जाएगा, साझेदारी संलेख में क्या होगी, वर्णित होगी। उसके बाद साझेदारों का आहरण। साझेदारों के आहरण का मतलब यह है कि साझेदार किस सीमा तक आहरण कर सकते हैं, यह भी यहां उल्लेख होगा। अब हम बात करेंगे 8वें कंडीशन की, आहरण पर ब्याज, यानी कि क्या होगा, आहरण पर ब्याज की कंडीशन। तो आहरण पर ब्याज का मतलब यह है कि अगर साझेदार आहरण करते हैं तो आहरण किस सीमा तक कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब जिस सीमा तक आहरण करते हैं उस आहरण पर ब्याज की दर क्या होगी, ध्यान रखिएगा, किस दर पर व्यवसाय साझेदारों के आहरण पर ब्याज वसूल सकती है, इसके बारे में बात होगी। 9वां कंडीशन में बात करूं, देखिएगा सारी बातें हम देख रहे हैं, साझेदारों का ऋण एवं अग्रिम। साझेदारों का ऋण, साझेदारों से ऋण लेने के संबंध में बारे में बात है। एक चीज और सुनिए, साझेदार द्वारा ऋण देना, साझेदारों द्वारा ऋण देना, इसका मतलब क्या है? साझेदारों द्वारा ऋण देना, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो भी, देखिए अभी हम जब खातों के प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां देखिए, आहरण ब्याज तो क्लियर हो गया। साझेदारों द्वारा ऋण देना, यानी कि अगर साझेदार व्यवसाय को ऋण देते हैं तो ऋण की सीमा क्या होगी, अगर ऋण देते हैं ऋण पर ब्याज। देखिएगा, अब यहां पर 10वीं पॉइंट में बता रहा हूं, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज, ऋण पर क्या होगा, ब्याज। ध्यान रखिएगा, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। पहला है साझेदार द्वारा ऋण देना, साझेदार व्यवसाय को ऋण देता है तो व्यवसाय किस सीमा तक ऋण ले सकता है या साझेदार किस सीमा तक ऋण दे सकता है। उसी प्रकार साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज, जो साझेदार ने ऋण दिया है उस ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी, यानी किस दर पर ब्याज लगाया जाएगा और कब उसका पेमेंट किया जाएगा, इसके बारे में बात होगी। 11वां पॉइंट के बारे में बात करें, देखिए सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, एक चीज याद लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, देखिए 11वां पॉइंट की बात करें तो नए साझेदार का प्रवेश या और किसी विद्यमान साझेदार का अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति। चलिए
इनके बारे में बात करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के समय देखिए व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद प्रवेश की मतलब नए साझेदार को कब प्रवेश दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जब व्यवसाय स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये भी लिखा रहेगा कि जब अगर भविष्य में अगर नए साझेदार का प्रवेश दिया जाएगा तो प्रवेश की शर्तें क्या होंगी, इस बारे में पहले से उल्लेख होगा साझेदारी संलेख में कि प्रवेश की शर्त क्या होगी। अगर कोई साझेदार छोड़कर जा रहा है व्यवसाय को तो व्यवसाय छोड़ने के संबंध में उसकी भी शर्तें क्या होंगी, साझेदारी संलेख में क्या पहले से ही वर्णित होगी। ये तो था 11वां पॉइंट के बारे में। देखिएगा हमने 10 बोला था लेकिन यहां पर उसके बारे में सभी बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे, देखिए अब यहां पे 11 तक हो गया। अब हम बात करते हैं 12वें पॉइंट के, ये है साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन, साझेदारी का विघटन। देखिएगा साझेदारी का विघटन, साझेदारी के विघटन से पहले हमको यह लिखना चाहिए था मध्यस्थ वाक्य। मध्यस्थ वाक्य, मध्यस्थ वाक्य, ये सभी बारे में देखिए नीचे नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन पे, चलिए सही है। तो आप लोग देखेंगे कि 13 पॉइंट यहां पे हम लोग समझ चुके हैं। पहला आप देखिए हमको बताना क्या है, साझेदारी का विघटन। तो आपको पता है साझेदारी का विघटन कुछ विघटन के कई सारे कारण हैं कि एक को छोड़कर सभी दिवालिया हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन होंगे जो हम डिस्कशन करेंगे साझेदारी विघटन के संबंध में। तो ये सारी बातें होंगी किसमें, साझेदारी संलेख में बड़ी बात। देखिए साझेदारी का विघटन भी होगा तो विघटन की शर्तें क्या होंगी ये भी साझेदारी संलेख में लिखा होगा। यहां तक कि ये जो मध्यस्थ वाक्य का मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट आपने लिखा मध्यस्थ वाक्य, साझेदारों के मध्य हुए विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ वाक्य की जरूरत होती है, एक मीडिएटर की जरूरत होती है। वही आके क्या करते हैं, उनके विवादों को निपटारा करता है और बिजनेस आगे फिर चलने लगती है। क्लियर है। तो ये तो हमने आज की वीडियो में देखा। देखिए कितने कितने पॉइंट्स हम देख चुके हैं आज की वीडियो में। तो हम पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अर्थ भी देख लिए, परिभाषा भी, विशेषता भी, और चौथा पॉइंट हमने देखा आज का साझेदारी संलेख भी, साझेदारी संलेख इसके बारे में भी देख लिया। अब हम बात करिए साझेदारी संलेख की या संलेख की महत्वपूर्ण बातें, यानी संलेख में वर्णित बातें, इन सभी के बारे में जान लिया आज। तो हमने आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में बात किया 1 2 3 4 5 टॉपिक के डिस्कशन किए चैप्टर 1 से। तो ये वीडियो यहीं तक थी, यानी कि आज अब जो भी टॉपिक बची है, यानी कि जो बचा क्या है, साझेदारी संलेख के न होने पर लागू होने वाले नियम और साझेदारी के खाते, साझेदारों के खाते, आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां और सीमित दायित्व वाली साझेदारी, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अगले वीडियो में भी नहीं हो पाएगा तो उसके अगले वीडियो में बात करेंगे। यानी कि एक चैप्टर संबंधित लगभग 3 वीडियो बन रहे हैं, तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है किसी किसी चैप्टरों में। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें और खूब मन से पढ़ें क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है। आज मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 3 महीना है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी में 15 की तारीख से बाद ही अगर स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव देना होगा आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।